नमस्कार। पी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों की चर्चा हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा कर सकते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इसकी संभावना से उत्पन्न स्थिति में आपातकाल। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण या इसकी संभावना से उत्पन्न स्थिति में पूरे भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अब तक कुल 3 बार इस तरह के आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला 1962 भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरा 1975 से 77 तक आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा चुका है। इसके बाद संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो आपातकाल 1 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। आपातकाल के दौरान यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो नई लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने के 30 दिन के अंदर संकटकाल की घोषणा को स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है, नहीं तो आपातकाल समाप्त माना जाएगा। एक बार संसद द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर आपातकाल 6 माह तक लगाया जा सकता है। यदि इसके बाद भी आपातकाल जारी रखना है तो हर 6 महीने पर संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। इस तरह इसे कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। संकटकाल की घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा कभी भी की जा सकती है या फिर संसद में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी इसे समाप्त किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव क्या होता है। पहला, संपूर्ण देश का शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। राष्ट्रपति का राज्यों की कार्यपालिका शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। वे राज्यों की कार्यपालिका को आदेश तथा निर्देश दे सकते हैं तथा उन्हें कोई कार्य सौंप सकते हैं। दूसरा, संसद को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो जाएगा। यदि राज्यों के विधानमंडलों द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया है जो संघीय कानून के विरुद्ध हो तो उसे रद्द किया जा सकता है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता का अधिकार युद्ध अथवा विदेशी आक्रमण के समय तो समाप्त हो जाता है, परंतु सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं। चौथा है, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकार को निलंबित कर दें, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकार को किसी भी संकटकालीन अवस्था में स्थगित नहीं किया जा सकता। पांचवा है, संसद संकट काल में शासन एवं शासनाधिकारियों को विशेष कार्य सौंप सकती है। साथ ही संसद कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए अपनी अवधि बढ़ा भी सकती है।
छठा है, राष्ट्रपति एक वित्त वर्ष के लिए संघ एवं राज्यों में राजस्वों के वितरण में भी परिवर्तन कर सकता है। दूसरा है राज्य आपातकाल। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को स्वयं या किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह महसूस हो कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने के अंदर संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है, जो दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। एक बार यदि संसद स्वीकृति दे देती है तो राष्ट्रपति शासन को 6 माह तक लागू किया जा सकता है। संसद की स्वीकृति से किसी राज्य में अधिकतम 1 वर्ष तक और विशेष परिस्थिति में या तो उस समय देश में आपातकाल लगा हो या चुनाव आयोग लिखकर दे दे कि उस समय अभी राज्य में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में अधिकतम 3 वर्ष तक जारी रह सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा का प्रभाव क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला, राज्य सरकार को बर्खास्त कर उसकी प्रशासनिक शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद या संसद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति करता है। तीसरा, राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है या उसे निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकार से संबद्ध किसी संवैधानिक उपबंधों को निलंबित कर सकता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार है यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय साख खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की अनुमति आवश्यक है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। पहला, संघ की कार्यपालिका राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी निर्देश दे सकती है। दूसरा, केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों के सभी या किसी वर्ग विशेष के वेतन और भत्तों में कमी का निर्देश दे सकती है, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। तीसरा, राज्य के सभी धन विधेयकों तथा अन्य विधेयकों को राज्य विधानमंडल में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का निर्देश दिया जा सकता है। आइए अब देखते हैं राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन। आलोचकों के अनुसार संकट काल में राष्ट्रपति ही एकमात्र निर्णायक होता है और उसे संसद की बिना स्वीकृति के 1 माह तक संकट काल जारी रखने का अधिकार है। इस अवधि में उसके अधिनायक बनने की पूरी संभावना बनी रहती है। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि संकट काल में संघात्मक व्यवस्था का पूरी तरह से अंत हो जाता है, क्योंकि उस समय राज्य सरकार की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो जाती है और उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा, अनुच्छेद 356 के तहत तो केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकती है, जिसमें राज्य सरकार की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और अक्सर इस अनुच्छेद का प्रयोग केंद्र सरकारों द्वारा राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन करने के लिए किया जाता है। चौथा, संकट काल में केंद्र सरकार को व्यापक वित्तीय अधिकार भी प्रदान कर दिए जाते हैं, जिससे आर्थिक क्षेत्र में वे किसी प्रकार का आदेश या निर्देश दे सकती है। पांचवा, संकटकालीन प्रावधानों की सबसे बड़ी आलोचना यह की जा सकती है
कि इस परिस्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह से निलंबित कर दिए जाते हैं, जो प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। उपर्युक्त आलोचना के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान में संकटकालीन प्रावधान विशेष परिस्थितियों के लिए होते हैं, सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं। संकटकालीन परिस्थिति में देश को संकट से उबारना प्राथमिकता होती है, इसलिए संविधान में यह प्रावधान किए गए हैं। संकट काल सीमित समय के लिए ही लागू किया जाता है और संकट की स्थिति से निकल जाने के पश्चात इसे समाप्त कर दिया जाता है। संकटकालीन अवस्था में देश की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, सही नहीं है। जहां तक संकट काल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रश्न है, उसके लिए भी यह कहा जा सकता है कि संकट काल में व्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षा होती है। इसलिए मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं और संकटकालीन परिस्थिति में ऐसा किया जाना आवश्यक भी है और यह उचित भी है। भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति। आइए अब देखते हैं भारत में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को लेकर काफ़ी वाद विवाद रहा है। कुछ विचारकों का मानना है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, वास्तव में भी वह उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसा कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, संघ की समूची कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था कि संविधान में ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, शासन का नहीं। वह साधारणतया मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न तो उसके परामर्श के विरुद्ध और न ही उसके परामर्श के बिना कुछ कर सकता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक प्रावधान किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। परंतु 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति को उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 44वें संवैधानिक संशोधन से ही निर्धारित होती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाता है, वास्तविक प्रधान की नहीं। इतने वर्षों में भारत में अनेक योग्य, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली तथा अनुभवी राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए सदैव दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से कार्य किया और राष्ट्रपति पद की गरिमा और सम्मान को बढ़ाया। परंतु फिर भी भारत में राष्ट्रपति के पद का विकास एक संवैधानिक प्रधान की दिशा में ही हुआ है। यद्यपि समय समय पर अनेक राष्ट्रपतियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर शासन को प्रभावपूर्ण परामर्श और चेतावनी देने का भी कार्य किया गया। यही कारण है कि भारतीय राजव्यवस्था में राष्ट्रपति को एक प्रभावशाली और सर्वोच्च परामर्शदाता की स्थिति भी प्राप्त है, परंतु उनके द्वारा यह कार्य एक सीमा में रहकर ही किया गया है। यद्यपि राष्ट्रपति की शक्तियों को देखते हुए बहुत से लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति शांति काल में तो नहीं, परंतु संकट काल में तानाशाह अवश्य बन सकता है, लेकिन देखा जाए तो संकट काल में भी राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि उस पर संसद का नियंत्रण होता है
और वह अपना सारा कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति का शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता। कुछ परिस्थिति में वह अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। व्यवहार में राष्ट्रपति के पद की स्थिति कुछ तथ्यों पर निर्भर करती है कि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा है, सरकार एक दल की है या मिले जुले दलों की सरकार है, राष्ट्रपति पद के संबंध में स्वयं उसका क्या दृष्टिकोण है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच आपसी संबंधों की स्थिति और राष्ट्रीय जनमत की स्थिति। मिली जुली और कमजोर सरकारें, प्रधानमंत्री की निर्बल स्थिति तथा लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। परंतु एक मजबूत सरकार में राष्ट्रपति की भूमिका लगभग एक संवैधानिक प्रमुख की ही होती है। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने तथा संविधान की रक्षा की शपथ लेने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है कि समय आने पर वह अपने दायित्वों का संवैधानिक सीमाओं में रहकर निर्वहन करे। तो ये थी जानकारी राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।